नमस्कार। हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फिनलिप इंडिया। और इस चैनल का उद्देश्य सभी ऐसे लोग जिनको मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जो आगे की योजनाएं हैं वो समय समय पर आपको बताएंगे, लेकिन लोगों के प्रश्न लेना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनकी जो समस्याएं हैं डिफरेंट चैनल से, उनको व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से लेना और उनका सॉल्यूशन बताना। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं या जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो जूनियर लेवल, मिडिल लेवल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको डे टू डे फंक्शनिंग में, मैनेजमेंट में कैसे सहायता दी जाए, कैसे उनको उनकी पर्सनालिटी को इनरिच किया जाए और उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा यूजफुल और एक अच्छे मैनेजर्स के रूप में डेवलप किया जाए, इसका प्रयास हम लोगों का रहेगा। और इस श्रृंखला में हम आज आपके सामने एक नई मैनेजमेंट की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम दिया है सफलता के 100 सूत्र, 100 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। और ये लिखा है ऐसे लोगों के लिए जो वर्किंग हैं या जो वर्किंग नहीं भी है, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खास है, बट ये एक तरीके से निचोड़ है जो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में और जो विश्व की बहुत सी ऐसी उत्कृष्ट संस्थाएं हैं जहां पर ये सब ज्ञान आपको दिया जाता है। और हमने जहां जहां कहीं ट्रेनिंग ली, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स किए हैं, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM कोलकाता और IIM लखनऊ, वहां पर जो चीजें पढ़ाई गई डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट और एशियन बैंकर्स इंस्टीट्यूट, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर हमने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किए, सर्टिफिकेशन कोर्स किए। हार्वर्ड मैनेजमेंट में भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए। तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा वो एक नट सेल हैं, और ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं और शायद उनको उतना फोकस नहीं करते हैं। अगर इन सब चीज़ों पे हम एक फोकस्ड अटेंशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों की वर्किंग है वो इम्प्रूव करेगी ऑफिस में। और जो हम लोगों की रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय और अधिकारी का रिलेशनशिप है, जो बॉस और सबॉर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और उससे वर्किंग इम्प्रूव होगी होगी। जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर भी फर्क पड़ेगा और ओवरऑल सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो हम इसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और हर एपिसोड में 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा समय न लगे, और फिर अगला एपिसोड भी फिर 10 पॉइंट्स का होगा। और इस तरीके से मेरा अनुमान है कि इसमें हम 10 एपिसोड की एक श्रृंखला बनाएंगे। सफलता के 100 सूत्र, 100 फॉर्मूलाज फॉर सक्सेस, 100 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। और इसमें ये इसका आज पहला एपिसोड है जो आपके सामने प्रस्तुत है, और इसमें 10 पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिन पर उसमें सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन विन प्रोवाइडेड यू फोकस ऑन योर गोल। हमें लाइफ में जो भी कुछ प्राप्त करना है या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई हमें उद्देश्य, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई पर्पज, कोई ना कोई गोल निश्चित निश्चित करना पड़ेगा। ये गोल लंबे समय का हो सकता है, ये गोल शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, दिस कुड बी फॉर एनी टाइम। सो फॉर इमीडिएट फ्यूचर के लिए भी गोल हो सकता है, और उसमें हम कैसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उस गोल को प्राप्त करने में हमें सहूलियत मिलेगी। और वैसे तो
इसमें तमाम सारी भ्रांतियां होती हैं। लोगों को अक्सर बताया जाता है कर्मण्य या धिक्कारस्ते माह फलेषु कदाचन, और इसका मतलब ये बताया जाता है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। लेकिन यह अर्थ इसका सही नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि आप काम करें और जो फल आप पाना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके लिए जो निर्धारित या उसके लिए जो वांछित बेस्ट एफर्ट्स हैं वो आप करिए। और उन बेस्ट एफर्ट्स को करते हुए लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य अपने पास रखिए। और इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैसा फल मिलता है उस पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और उसकी आप एनालाइज करेंगे whether you have bad efforts, there were some deficiency in your efforts or some improvements are required. That is a afterthought. You can analyze the situation. इसलिए हम इसको उसी परिप्रेक्ष्य में, पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में इसको लेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही ये कन्विंस करना पड़ेगा that you can do it. And unless and until you convince yourself that you can do it, you cannot convince world that you can do it. And maybe, probably you will not be able to do it, but you can do it. So be positive, always think, and get ready to win. You can win. So first of all, you decide the goal, find out what are the hurdles in your goal and what that goal requires for to win. And if you have any deficiency, so what are your shortcomings? आपकी जो कमियां हैं उनको आप दूर करने के लिए पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, क्या कमियां हैं, और फिर उन पर काम शुरू किया जाए। उनके लिए एक अच्छी रणनीति बनाई जाए कि वो जो हर्डल है आपके रास्ते में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, वो कैसे क्रॉस किया जाए। और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो आप स्ट्रेंथ को अपनी और शार्पन करेंगे, उनको थोड़ा और ज्यादा मजबूत करेंगे, और जो वीकनेस है उनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे वो वीकनेस है वो आपके रास्ते का हर्डल ना बने। और इसलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है किसी भी उद्देश्य के लिए। एक जनरल प्रक्रिया है कि अपनी लाइफ में भी जो वीकनेस है उनको हमें दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, और जो स्ट्रेंथ है उनको हम और ज्यादा स्ट्रेंथिंग करें। दैट इज द स्ट्रेटजी। तो फिर जो भी कोई आपने गोल बनाया हुआ है उसके लिए एक योजना बनानी होगी और एक रणनीति बनानी होगी, कैसे रणनीतिक रूप से हम विन कर सकते हैं। आज के इस युग में हर जगह कंपटीशन है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ कंपटीशन ना हो। कंपटीशन सिर्फ रिटन एग्जाम या फिजिकल स्टैंडर्ड्स का नहीं है, हर जगह। एंड इट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एंड देयर कुड बी मैनी सर्वाइवर्स। ऐसा होता है, एंड यू कुड बी वन ऑफ देम, और यू कुड बी ओनली वन ऑफ देम। तो इसलिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाकर उस पर काम करना होगा, और उसको जो रणनीति और प्लान अपना बनाया है उसको चेक करिए 2 बार। इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, कुछ हटाने की जरूरत है, कुछ चीज छूट गई है। और फिर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, अपनी स्ट्रेटजी को मेटिकुलसली इम्प्लीमेंट करिए, और आप देखिए यू विल श्योरली विन। सो द ओवरऑल thing is you should be positive. You should convince yourself that you can do it. If you think that, oh, I may not be able to do it, then it will be very, very difficult to achieve the goal. So please convince yourself first. Then only you will be able to convince the rest of world. Then हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो दूसरा पॉइंट है सिर्फ एक रिमाइंडर है, जो अभी हम लोगों की बात हुई उसी का रिमाइंडर है, और इसलिए इसकी हेडिंग भी दी हुई है, प्लीज डू रिमेंबर ऑलवेज कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर हावी नहीं होने देना। करे ये सब गड़बड़ है, पूरी दुनिया में सब बेईमान है, सब ऐसे हैं, ये हो जाएगा, हो सकता है। और आज
कल के ज़माने में ऐसा हो भी रहा है, बट आपको पॉजिटिव बने रहना है। सो अब आप देखें, और सपोज करिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, जूनियर मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट में, या किसी भी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं, और एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां से आपका प्रमोशन होकर आपको आगे जाने की बहुत गुंजाइश है, और आपको ऐसा लगता होगा कि जो सीनियर लोग हैं, अरे इनको चाहता नहीं है, और कैसे वहां तक पहुंच गए। तो आप समझिए कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल दोज दे आर ऑन द टॉप, they have risen to the top because of their commitment, परफॉर्मेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन रिलेशंस है उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। आपने देखा होगा कि किसी ऑफिस में कुछ लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, ठीक से व्यवहार नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा काम, अच्छी बात हर एक को अच्छी लगती है, हर एक को इम्प्रेस करती है, और यही है जो अच्छी पर्सनैलिटी का लक्षण है। जो अच्छी पर्सनैलिटी के लोग हैं उन्हें सब कोई पसंद करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं हमारी पर्सनैलिटी में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको फाइन ट्यून किया जा सकता है, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो खराब चीजें हमारी पर्सनैलिटी में हैं उनको दूर कर सकते हैं, और वही हमें करना है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा एक इंस्पिरेशन आपके लिए होना चाहिए कि जो पर्सन टॉप पे पहुंचा है वो भी आपकी रैंक एंड फाइल से निकल के गया हुआ है, और उसने ये सारी चीजें झंझावतों को पार किया है। जैसे उसने किया है आप भी कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग टास्क। लेकिन उसके अंदर जितने भी टॉप बॉसेस हैं, मेरी एनालिसिस है, उनके सब के अंदर कमिटमेंट जरूर होगा अपने वर्क के लिए, परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने जो नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर रखी होगी, गुड ह्यूमन रिलेशंस बना रखे होंगे अपने सबॉर्डिनेट से और अपने बॉसेस के साथ भी। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप देखने को मिलती होंगी कि बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे प्रमोशन पा जाते हैं, चाहे वो पीएसयू हो, बैंक हो, सरकारी संस्थान हो, ऐसा होता है। और इस तरीके से एबरेशन, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह संभव है और हर जगह होंगे, लेकिन उनसे भयभीत होना नहीं है। हमें तो अपना काम करना है, हमें अपना शेयर पाना है, और उसके लिए पूरे दम से प्रयास करना। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। एंड दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है, लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि आजकल के बिना गॉड फादर के ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। सही होता है, लगता है ये कि ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ी हेल्प आपको मिल जाती है। लेकिन गॉड फादर हर आदमी कहाँ से लेके आता है? कि गॉड फादर कौन है, और हर आदमी गॉड फादर कैसे पा सकते हैं? सो आप जब ये इस अपनी सोच करेंगे कि जो ऊपर पहुंचे हुए हैं लोग, वो आपके रैंक एंड फाइल से पहुंचे हैं, उनका भी कमिटमेंट था, उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बनाए हैं, इन चीजों को तो आप फॉलो करें। और आप समझिए कि जो पर्सन टॉप पे है वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसको हमेशा ऐसे लोगों की खोज रहती है जो उसके जैसे हो, यानी जिनकी परफॉर्मेंस हो, कमिटमेंट हो, उससे अच्छे मिलेंगे तो और भी अच्छी बात है। और वो जिनकी अच्छी पर्सनालिटी हो, जो अपने सबॉर्डिनेट से, अपने कुलीग से अच्छे रिलेशन भी बना के चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके टॉप पर है, और उसने देखा कि अरे, आपको आइडेंटिफाई किया कि भाई तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी इसकी है, अच्छा कमिटमेंट है काम के लिए, पंक्चुअल है, अच्छा ह्यूमन बिहेवियर करता है, अच्छे कुलीग से इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप, तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। सो देन यू विल बी इन हिज टीम। आप कह सकते हैं कि वो तो गॉड फादर आपको मिल गया। सो जो भी लोग हैं उसमें आप सभी शामिल हैं, एसिड्स हैं संस्था के। कौन है? पीपुल, पीपुल आर एसिड्स। और आपके ऊपर हैं वो भी संस्था के एसेट है, नीचे हैं वो भी संस्था के एसेट्स हैं, उनका वर्क अलग अलग है, रोल अलग अलग है। जिन पर आपका जोर है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एक टीम के रूप में उनसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इंश्योर कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप उनको हैंडल कैसे करें। सो अगर ये लक्षण आप में हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका जो बॉस है, जो भी कोई सीनियर पर्सन है, वो उसकी टीम में आप, सो देन ही विल योर गॉड फादर। एंड द सेम वे
you need to be a godfather of someone else in your hierarchy. So that is how the system works. And coming on the third point, every person is very important himself. Suppose you are working in a office, in your organizations, and there are people under you. So everybody has his ego, everybody has his mindset, everybody has his caliber, and everybody is king. So it is normal practice, normal observation that particular person may not be very, very important. But actually, everyone is very important for himself. You also, me also. So, and that is the important thing. If you do not realize this now, so then this disturbs the equilibrium. हर आदमी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी नजरों में बहुत सम्माननीय है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा काम करने वाला है. तो हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? हम जज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ये चीज बताएंगे एक बार वेरी बैड, काम नहीं करते हैं, और तो उससे क्या होगा? काम तो नहीं होगा, आपके ह्यूमन रिलेशंस खराब होंगे. तो आपको इस साइकोलॉजी को समझना है कि कैसे करें. तो इस समस्या से पार पाने का, इससे आगे जाने का एक ही मूल मंत्र है: किसी भी व्यक्ति को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए. और ये इतना सही है कि संस्था के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी वर्किंग यूनिट के लिए कोई भी व्यक्ति एकदम से बेकार नहीं होता है. हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता है. सो इसलिए अगर एक आदमी, ऐसा हो सकता है कि कहीं एक जगह फिट नहीं हो रहा है, दूसरी जगह फिट हो जाएगा. एक जगह अच्छा काम नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसके अंदर कैलिबर है, वो दूसरा काम बहुत अच्छे ढंग से करेगा. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हिज स्किल्स, और उसका माइंडसेट भी क्या है, कैसे हम उससे काम ले सकते हैं. सो प्लीज डू नॉट डिस्काउंट इट. किसी को भी कमतर मत समझिए, अन्यथा समस्याएं आती रहेंगी. और जैसा अभी हम लोग बात कर चुके हैं, एवरीवन इज अ किंग ऑफ हिज ओन वर्ल्ड. सो पोस्ट किसकी क्या है? वो 4th क्लास एम्प्लॉई है, क्लास 3 एम्प्लॉई है, क्लर्कल स्टाफ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ भी है, और कितना भी बड़ा बॉस है, बड़ा अधिकारी है, ये माइंडसेट हर एक का रहता है. और जब कभी ऊपर वाला, यानी उसका बॉस, हर एक की एक चैन है, अगर उसको इस ढंग से ट्रीट करता है तो वो हर्ट फील करता है. इसलिए आप इस पूरी हायरार्की चेन में जहां कहीं भी हैं, तो आप ये समझ लें, किसी को भी हर्ट ना करें, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये माइंडसेट हर एक में है, चाहे वो छोटी पोस्ट पर हो चाहे बड़ी पोस्ट पर हो. सो अब सवाल ये है कि अगर आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो आपका काम कैसे हो? सो द वे टू विन द पीपल इज टू रिस्पेक्ट हिज फीलिंग. रिस्पेक्ट उसकी फीलिंग की कैसे करेंगे कि आप एक तो कन्फ्रंटेशन मत करिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको समझने की कोशिश करिए. किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसकी एक्सपर्टाइज हो सकती है, किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए उसकी ओपिनियन अलग हो सकती है, और आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है. तो इस तरीके से, खासतौर से राजनीति, आजकल तो सभी ऑफिस में हर जगह राजनीति बहुत हावी होती है, और राजनीतिक आधार पर बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं. तो कम से कम जो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपकी मत भिन्नता है, योर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज उनको तो आप बाहर लाइए. हाँ, आपके जो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं, जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं है डिस्कस करने के अलावा, तो उनको तो आप डिस्कस करेंगे. इसलिए आप उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए, और आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हासिल कर सकते हैं तो उनसे कुछ आपको हासिल होगा. और बहुत स्विफ्टली आप उनको बता भी सकते हैं क्या आपकी संस्था के लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं हो सकता है. और ये बताते हुए भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा है, एंड देन उसके
जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी। उनको अप्रिशिएट करिए और इस तरह से वो पर्सन आपके नजदीक आएगा, और फिर आप उसका कॉन्फिडेंस विन करेंगे, उसका हार्ट विन करेंगे, और फिर आप उससे किसी भी काम के लिए कहेंगे, उसके ऊपर ये एक प्रेशर होगा, मोरल प्रेशर होगा कि अरे भाई इतने अच्छे बॉस हैं हमारे, इतने अच्छे कुलीग हैं हमारे जिन्होंने हमसे काम के लिए कहा हुआ है, तो वो जी जान लगा देगा किसी भी काम करने के लिए। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। आप इस ढंग से अपने सबॉर्डिनेट को और आप अपने कुलीग को अपने काम पर, अपने उद्देश्य में वापस ला सकते हैं और उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 1। अगले एपिसोड 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।